हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाईयान। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का जो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन आज मिलने वाली है कि नौकरियों में आरक्षण कैसे लगता है। साथियों, स्टेट स्तर पर कोई भर्ती आई या ऑल इंडिया बेस पर कोई भर्ती आई, यदि आपकी योग्यता उम्र सीमा उसमें मैच हो रही है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, तो आप लोग बेशक उसका फॉर्म जरूर भरते होंगे। तो आज आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि फॉर्म भरने के बाद चयन प्रक्रिया में आरक्षण व्यवस्था किस तरह से कार्य करती है, यानी जनरल की जो सीट होती है उसमें कौन कौन फाइट कर सकता है। क्या एससी कैंडिडेट जो है जनरल की सीट भी ले सकता है? क्या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जनरल की सीट ले सकता है? ओबीसी एसटी जो भी हमारी कैटेगरीज हैं, क्या वो जनरल की सीट ले सकती हैं? कैसे ले सकती हैं? क्या ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट है वो जनरल की सीट में भी फाइट करता है या अपनी कैटेगरी में ही फाइट करता है? कैसे मेरिट में उसका नाम आता है? और जो बैकलॉग है उसका क्या प्रोसीजर है? कैसे बैकलॉग के फॉर्म निकलते हैं? यानी भारतीय संविधान में नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था को किस तरह से देखा गया है, कितना कितना आरक्षण है, और आपको एग्जाम्पल के जरिए भी हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बेशक आपको यह वीडियो जरूर वॉच करना चाहिए। यदि आप लोग सरकारी पदों पर ऑल इंडिया बेस पर या स्टेट स्तर पर कोई भी भर्तियां आती हैं, निकलती हैं, आप लोग उसके लिए आवेदन करते हो, तो आपके छोटे भाई बहन भी हैं या बड़े भाई बहन या आपके आने वाले जो फॉर्म है उसके लिए यदि आप लोग आवेदन करते हो, वीडियो पूरा वॉच करना। कैसे आरक्षण व्यवस्था कार्य करती है, कैसे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज वाले जनरल की सीट को खा जाते हैं, वो भी आज आपको हम जानने बताएंगे क्या है इसका प्रावधान। पूरी जानकारी आज आपको एग्जाम्पल के जरिए मिलने वाली है, तो पूरी वीडियो ध्यान से वॉच करना। सबसे पहले इसके जो प्रावधान है उसकी ओर आपको ले चलते हैं, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देते हैं नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था पर। साथियों, आपको मैं लाइव दिखा रहा हूं, तो नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा आपको मैं जानकारी दे दूं। तो नौकरियों में एक हेडिंग डाल देते हैं कि नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था, नौकरियों में आरक्षण कैसे लगता है। ठीक है, तो मित्रों, नौकरियों में आरक्षण जो है कैसे लगता है वो आज आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है। तो बता दें साथियों, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग, भारतीय जो संविधान के अकॉर्डिंग हमें यह प्रावधान मिला हुआ है। तो भारतीय संविधान को हम सर्वोपरि मानते हैं, आप लोग सब जानते हैं। तो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो यह प्रावधान किया गया है आरक्षण की व्यवस्था के लिए, वह दो तरह से किया गया है। एक तो है अपना जो नौकरियों में मिलता है, यानी सरकारी नौकरियों का फॉर्म जब निकलता है तो उसके लिए हम आवेदन करते हैं, तो उसमें मेरिट में जो यहाँ पे छूट मिलती है उसके लिए मिलता है। दूसरा है शैक्षणिक संस्थानों में, तो शैक्षणिक संस्थानों में भी यह प्रावधान इस आरक्षण का मिला हुआ है, आप लोग सब जानते हैं, शैक्षणिक संस्थानों में। ठीक है, ये दो कैटेगरी हैं जो भारतीय संविधान में दर्ज हैं कि इन कैटेगरीज में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान है। तो शैक्षणिक संस्थानों में है, उसमें आर्टिकल अनुच्छेद 15 में इसको जगह मिली हुई है, और नौकरियों में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको अनुच्छेद 16 के अंतर्गत रखा गया है। एक छोटा सा इसका बैकग्राउंड मैं आपको समझा दे रहा हूँ, कभी कभी आपकी जीएस का में भी काम आ जाएगा। दूसरा, अब आपको इसमें इंफॉर्मेशन दे दूं, आरक्षण को भी दो भागों में विभाजित किया गया। तो आरक्षण को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है क्षैतिज आरक्षण, दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर आरक्षण। ठीक है, क्षैतिज आरक्षण और ऊर्ध्वाधर आरक्षण। तो आरक्षण को दो भागों में यहाँ पे रखा गया है, क्षैतिज आरक्षण, दूसरा है अपना ऊर्ध्वाधर आरक्षण। ठीक है, ऊर्ध्वाधर आरक्षण। ठीक है, तो क्षैतिज आरक्षण और ऊर्ध्वाधर आरक्षण दो भागों में विभाजित किया गया है। क्या होता है क्षैतिज आरक्षण, क्या होता है ऊर्ध्वाधर आरक्षण, ये किस तरह से कार्य करते हैं वो आज आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं ऊर्ध्वाधर आरक्षण के अंतर्गत कौन कौन सी कैटेगरीज आती है। तो ऊर्ध्वाधर आरक्षण के अंतर्गत आती हैं एससी एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ये आती है हमारी ऊर्ध्वाधर आरक्षण के अंतर्गत। और क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत कौन कौन सी कैटेगरीज आती है अपनी, महिला वर्ग, विकलांग, तो फिजिकली हैंडीकैप होते विकलांग, और डीएफएफ यानी स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के आश्रित, और एक्स आर्मी पर्सन,
एक्स आर्मी पर्सन और खिलाड़ी जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं जिनको कोटा दिया जाता है स्टेट में, स्टेट स्तर पर भी, ऑल इंडिया स्तर पर भी इनको कोटा अलाउड है, तो वो आते हैं क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत। और ऊर्ध्वाधर आरक्षण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? SC, ST, OBC और EWS वाले। ठीक है, ये 2 फैक्ट आपको मिल गए जानने के लिए। अब बात आती है ST के लिए और इनमें क्या क्या प्रावधान भारत देश में है। तो ST के लिए है जो साथियों, SC के लिए 15% रिजर्वेशन है और ST के लिए 7.5% रिजर्वेशन है और OBC के लिए 27% रिजर्वेशन है। EWS के लिए 10% रिजर्वेशन है। तो यदि हम कुल पदों को यहाँ पे 100 मान लें, तो कुल पदों को हम यहाँ पे 100 मान लें, तो यहाँ पर जो ST कैंडिडेट होंगे उनके पद कितने होंगे? 8 पद होंगे, यानी 7.5, 8 मान के चलो। तो ST जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 8 पद इन 100 पदों में रिजर्व होंगे और जो SC कैंडिडेट होंगे उनके लिए इन 100 पदों में 15 पद रिजर्व होंगे और जो OBC कैंडिडेट होंगे इन 100 पदों में उसके लिए 27 पद रिजर्व होंगे, आरक्षित होंगे और EWS जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए इन 100 पदों में 10% यानी 10 पद आरक्षित होंगे। तो ये टोटल जो पद हैं साथियों, ये टोटल पद हो गए, टोटल जो पद हैं इसको हम ऐड कर दें तो 8, 15, 27 और इसमें से हो रहे हमारे कितने? 59। तो ये 59 पद जो हैं इस 100 पदों में से ये क्या हो गए? आरक्षित हो गए। ये मुख्य पद हैं, ये 100 पद जो है मुख्य पद हैं, इनमें से इन मुख्य पदों में से 59 पद जो हैं आरक्षित हो गए। बात आती है अब जो बचे हुए 41 पद हैं वो क्या है? जो बचे हुए 41 पद हैं साथियों वह है अनारक्षित, जिसे हम कहते हैं जनरल कैटेगरी। तो वह जो 41 पद हैं वह क्या है? अनारक्षित, यानी अनारक्षित का मतलब यहाँ पे आरक्षण कार्य नहीं कर रहे, यानी ये अनारक्षित पद हैं, अनरिजर्व्ड हैं। तो इन अनरिजर्व्ड का मतलब ऐसा हुआ कि साथियों इस अनरिजर्व्ड में SC कैंडिडेट भी आ सकता है, SC कैंडिडेट भी आ सकता है, OBC वाला भी आ सकता है और EWS वाला भी आ सकता है। किसमें? इस अनारक्षित वाले पदों में किस कंडीशन में आ सकता है वो आपको बताएंगे और किस कंडीशन में नहीं आ सकता है वो आपको हम बताएंगे साथियों। तो ये हमने आपको बता दिया कि इन 100 पदों में 59 पद जो हैं रिजर्व हैं और 41 पद जो हैं अनारक्षित हैं। अनारक्षित में SC कैंडिडेट किस कंडीशन में आ सकता है, ST कैंडिडेट किस कंडीशन में आ सकता है, किस कंडीशन में OBC, किस कंडीशन में EWS और किस कंडीशन में इन कैटेगरी में से नहीं आ सकता है। सबसे पहले आपको बता दूं, जैसे SC का कोई कैंडिडेट है और वह मेरिट में ज़्यादा मार्क्स ला गया, जैसे 80 कैंडिडेट है 100 में से वो 92 मार्क्स मेरिट में ला गया, तो उसकी मेरिट जो है किस हिसाब से बनेगी साथियों? जनरल से बनेगी। यदि जनरल की कट ऑफ वह पार कर रहा है, यानी जो जनरल की कट ऑफ उठेगी ना उसको वह पार कर रहा है, तो यानी सबसे ज़्यादा मार्क्स जैसे 80 वाले के आ गए तो उसका चयन 80 से न होकर किससे होगा? जनरल से होगा। यानी वो 80 की सीट जो थी 15 पद थे वो बरकरार रहेंगे, उसका जो चयन होगा यहाँ से जनरल से हो जाएगा, यानी वो जनरल की सीट काट लेगा। और ST का कोई अभ्यर्थी है, ST का कोई अभ्यर्थी है और उसके मार्क्स आ गए जनरल के बराबर, तो उसका चयन ST से न होकर उसका चयन हो जाएगा जनरल से। यानी जनरल की सीटों पर ST का भी कब्जा है, SC का भी कब्जा है, OBC का भी कब्जा है और EWS का भी कब्जा है। उनका कब्जा अपनी सीट पे है ही है और जनरल की सीट पर भी उनका कब्जा है। और किस कंडीशन में नहीं है आपको बता दूं, उस कंडीशन में नहीं है जिस कंडीशन में उनकी आयु सीमा पार हो जाती है। साथियों आप लोग जानते होंगे जनरल कैटेगरी में आयु सीमा में कोई भी प्रावधान नहीं, यानी एज रिलैक्सेशन, आयु में छूट जनरल कैटेगरी वालों को नहीं मिलती है और SC, ST, OBC वालों को जनरल कैटेगरी में छूट मिलती है। यदि
जनरल कैटेगरी के बराबर एससी कैंडिडेट की एज है तो ठीक है, उसका चयन जनरल से होगा। यदि उसको आयु सीमा में छूट दी गई है, यानी उसका फॉर्म आयु सीमा में छूट देने के बाद भरा गया है, यानी जैसे 18 से 23 साल किसी भर्ती में आयु सीमा होती है जनरल कैटेगरी की, और जो कैंडिडेट जिसके 92 नंबर हैं वो 80 कैटेगरी से है और उसकी एज 26 साल है, तो उसका चयन साथियों जनरल से नहीं होगा, तो उसका चयन किससे होगा? एससी से ही होगा, क्योंकि उसकी आयु सीमा जनरल के बराबर नहीं है। यदि इस कंडीशन में 80 कैंडिडेट है और उसके 92 नंबर है और उसकी एज 22 साल है, तो उसका चयन किससे होगा? जनरल कैटेगरी से होगा, क्योंकि आयु सीमा भी उसके बराबर जनरल की हो रही है। तो आई होप ये समझ आपके आ गया होगा। दूसरी बात, ये जो आरक्षण है वो किस तरह से कार्य करते हैं? कौन से? क्षैतिज आरक्षण। तो क्षैतिज आरक्षण किस तरह से कार्य करते हैं साथियों? ये जो क्षैतिज आरक्षण होता है यह ऊर्ध्वाधर आरक्षण, जो मुख्य आरक्षण हमें मिला होता है उसमें कार्य करता है, यानी मुख्य पदों के अंदर जो आरक्षण मिला हुआ है उसके भी अंदर यह कार्य करता है। जैसे एसटी में हमें 7 जैसे हमें 80 में 15% यहाँ पे आरक्षण मिला हुआ है, ठीक है, 80 में 15% यहाँ पे मिला हुआ है। 15% में जैसे महिलाओं का 30% कोटा किसी राज्य में है तो महिलाओं की 30% कोटा है, और विकलांग का भी इस तरह से अलग अलग कोटा है। तो इस तरह से आपको तो जो मुख्य पदों पर आरक्षण ऊर्ध्वाधर आरक्षण में लगा हुआ है उसके अंदर कार्य करेंगे हमारा क्षैतिज आरक्षण। किस तरह से आपको बता दें साथियों, जैसे एसटी या 80 का एक एग्जांपल लेना, 80 का मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे 80 में 15% आरक्षण मिला हुआ, 100 में से जो पद है 15% एससी वालों के हैं, तो सीधे सीधे हो गए, ठीक है। तो 80 की जो कोई महिला है, तो 80 की एक महिला है तो महिलाओं को कितना परसेंट मिला है यहाँ पे? 30%, यानी 30% मान लें तो 15 का 30%, यानी 5 पद जो हैं इसमें महिलाओं के लिए भी होंगे। और इस कंडीशन में क्या होगा? महिलाओं के जो पद इस क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत 5 रखे गए हैं, इसमें ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही होंगे। और आपको बता दें साथियों, ये जो पद है महिलाओं के लिए होंगे, यदि इनको और कोई नहीं ले सकता है। साथियों, यदि महिलाएं जैसे जो क्षैतिज आरक्षण की जो कैटेगरीज हैं इसमें कोई अभ्यर्थी नहीं मिल पाता है, जैसे 80 के 5 पद महिला, 80 के 5 पद हैं, इसमें 3 ही अभ्यर्थी मिले, 3 ही महिला अभ्यर्थी मिले और 2 पद इसमें शेष रह गए, तो ये 2 पद क्या होंगे? और अभ्यर्थियों को यहाँ पे अलॉट हो जाएंगे, यानी ये मर्ज हो जाते हैं क्षैतिज आरक्षण वाले जो कैटेगरीज होती हैं। और जो यहाँ वाले जो ऊर्ध्वाधर आरक्षण वाले कैटेगरीज होते हैं ये मर्ज नहीं होते हैं साथियों। ये जो पद इसमें बचते हैं, यानी कोई कैंडिडेट है 80 का, जैसे 80 के टोटल के 10 पद हो रहे हैं और यहाँ पे जब मेरिट में चयन हुआ तो 5 ही पदों पर चयन हुआ या 5 अभ्यर्थी 80 के मिले ही नहीं, तो ये 5 पद यहाँ पे शेष ही रहेंगे साथियों, ये मर्ज नहीं होंगे। ये पद बाद में किस में ऐड हो जाएंगे? बैकलॉग के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी बैकलॉग में जो बचे हुए जिन पर अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं इन पदों को बैकलॉग के अंतर्गत भरा जाता है। जो भी जिस विभाग में जैसे कोई 80 के अभ्यर्थी मेरिट में नहीं मिले और जैसे नहीं हो पाया, शेष जितने पद थे उनमें उनकी वो नहीं मिल पाए, जैसे 10 पद 80 के लिए सृजित हैं और 5 ही अभ्यर्थी मिल पाए, 5 अभ्यर्थी नहीं मिल पाए, तो वो 5 पद क्या हो गए? शेष हो गए, ठीक है, वो 5 पद क्या हो गए? शेष हो गए, उनको बाद में बैकलॉग के अंतर्गत भरा जाता है। तो इस तरह से। और एक यहाँ पे प्रश्न आपका हो सकता है कि ओबीसी में जो नॉन क्रीमरी लेयर है और क्रीमरी लेयर है ये किस तरह से हैं, किनको आरक्षण की व्यवस्था दी गई है? क्रीमरी लेयर क्या होता है साथियों? क्रीमरी लेयर क्या होता है और नॉन क्रीमरी लेयर क्या होता है? जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से ऊपर होती है वो आते हैं क्रीमरी लेयर के अंतर्गत, उनको आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी गई है। और नॉन क्रीमरी लेयर के लिए आरक्षण की व्यवस्था है जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम है, वो आते हैं नॉन क्रीमरी लेयर के अंतर्गत, उनको आरक्षण की व्यवस्था है। ओबीसी में 27% आरक्षण उनको मिलेगा। तो साथियों, ये मैंने आज आपको थोड़ा सी जानकारी दे दी। आई होप आपको पूरी जानकारी ये मिल गई होंगी, कैसे ये पद सृजित होते हैं, कैसे SC ST OBC EWS का अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी में फाइट कर सकता है, यानी जो अनारक्षित होता है साथियों
वो सब के लिए खुला होता है, बेशक आयु सीमा उसके अंतर्गत होनी चाहिए। और जो ईडब्ल्यूएस वाला अभ्यर्थी है उसका चयन और अपने वहाँ पे तो होगा ही होगा, यदि वो ज़्यादा मार्क्स ला देता है तो उसका चयन यहाँ पे जनरल से भी हो सकता है। तो आप लोग ईडब्ल्यूएस से आवेदन करते हो तो आप लोग को नो टेंशन रहना है, आपका चयन जनरल में भी हो सकता है। किस कंडीशन में हो सकता है? यदि आप लोग जनरल की मेरिट क्रॉस करोगे तो आपका चयन जनरल में होगा, अन्यथा आपका चयन यदि आप लोग ईडब्ल्यूएस की में करोगे तो ईडब्ल्यूएस में आपका चयन होगा। और जिसका चयन जनरल से होगा और वो सीट जो जहाँ जो कैटेगरी उसने भरी थी वो वैसे की बनी रहेगी। तो ठीक है, जैसे 80 के 15% पद हैं, 15 और बच्चे का चयन हो गया जनरल में तो 80 का सीट 15 को 15 बनी रहेगी, दूसरे अभ्यर्थी को इसका लाभ मिलेगा जो जिसकी कम मार्क्स हैं। तो आई होप मैंने पूरी जानकारी आपको दी गई है, समझ में भी आ गई होगी। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा, यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपके सम्मुख फिर प्रस्तुत करूंगा। तो गॉड ब्लेस यू ऑल।